ये वाकया है साल 2005 की यूपीएससी का। एक इंटरव्यू चल रहा होता है, इसी बीच में एक कैंडिडेट को आवाज लगाई जाती है। जैसे वो कैंडिडेट उस आवाज के पास पहुंचता है तो उस व्यक्ति ने एक सिग्नेचर करवाया कैंडिडेट से। कैंडिडेट को उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट के चेक किए। इसी बीच पता चलता है कि वो कैंडिडेट जो है वो 12th में फेल हो गया था। जैसे उसे याद दिलाया जाता है, यह कहते हुए व्यक्ति हंसने लगता है। कैंडिडेट को थोड़ा सा अजीब लगता है। जब उसे अजीब लग रहा था तो चुपचाप अपना खड़ा होता है। इसी दौरान एक चपरासी आता है। चपरासी आने के बाद उस कैंडिडेट को सीधा उस पैनल के पास लेकर के जाता है जहां पर इंटरव्यू हो रहा होता है। चपरासी ने कहा कि बेटा, जो कुछ भी बातें हैं उसे तुम मत बताना, लेकिन कोई ऐसा बहाना कर देना जैसे तुम्हारे परिवार में कोई गमी हो गई थी, इसीलिए अगर ये बात फेल होने की बात पता चलेगी उन्हें तो शायद तुम फेल हो जाओगे इंटरव्यू में। उस लड़के ने कहा ठीक है। अंदर जाता है लड़के ने। सबसे पहले पता चलता है कि यही सवाल उसके सामने आ जाता है कि तुम 12वीं में फेल क्यों हो गए थे। तभी वो कहता है कि सर, उस साल हमारे स्कूल के भीतर, हमारे विद्यालय के भीतर चोरी नहीं हो पाई थी, नकल नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं फेल हो गया था। जैसे ही पैनल में बैठे हुए ऑफिसर ने ये बात सुना, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिरकार ये बातें कैसे कर रहा है। इसी दौरान बातचीत का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ता है और जैसे जैसे सिलसिला बातें का आगे बढ़ता है तो तभी पता चलता है उस कैंडिडेट को अच्छे से अंग्रेजी भी नहीं आती थी, यानी अंग्रेजी में भी सवालों का जवाब वो नहीं दे पाता है। तभी पैनल ने कहा, भाई देखो, हमारे पास तो बहुत बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं और बहुत काबिल भी होते हैं, हम आपको मौका क्यों दे। 12वीं में आप फेल हो चुके हैं, साथ ही आपको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है। जैसे ही उस कैंडिडेट ने ये बात सुनी, क्योंकि वो इसका एक आखिरी चांस होता है इंटरव्यू का, अगर ये इंटरव्यू में वो फेल हो जाता हो तो कभी वो यूपीएससी में दोबारा बैठ नहीं पाता। और इसी दौरान उस लड़के ने एक सवाल किया कि सर, मैं एक गिलास पानी पीना चाहता हूँ। काफी परेशान सा एक गिलास पानी आता है, कांच के गिलास में पानी आता है और जैसे ही कांच के गिलास में पानी देखा उसने कहा, सर, कांच के गिलास में मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पीता हूं, दरअसल मुझे स्टील का गिलास चाहिए। जब स्टील की गिलास वाली बात आती है तो पैनल में बैठे हुए ऑफिसर को काफी गुस्सा आता है। वो सोचने पर मजबूर होते हैं, कैसी बात कर रहे हो, पानी तो पानी होता है, आप चाहे स्टील के गिलास में पियो या फिर कांच के गिलास में पियो। तभी वो कैंडिडेट ने कहा पैनल को कि अगर गिलास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पानी पानी ही होता है, तो ठीक भाषा से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाषा चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फिर हिंदी हो या फिर कोई और भाषा हो, बात समझ में आनी चाहिए और साथ में सही से जवाब देने आना चाहिए, बाकी सब ठीक है। जैसे ही ऑफिसर ने, जैसे ऑफिस में बैठे हुए सारे लोग ये बात सुनते हैं, उनको काफी अच्छा लगता है। इस कैंडिडेट ने जो बात बताई थी काफी ईमानदारी के साथ, चाहे वो फेल होने की पूरी कहानी बताई हो या फिर ग्लास का एग्जाम्पल दिया हो, उदाहरण दिया हो। उसके बाद उस लड़के का सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी बोर्ड में। आईपीएस के लिए उसका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले पोस्टिंग होती है महाराष्ट्र के अंदर। इलाके का, जिस जगह के वो रहने वाला लड़का होता है, वहां से केवल डाकुओं की कहानी निकलता था। लेकिन एक कहानी सुनने के बाद हर कोई हैरान होता है, हर कोई आश्चर्य करता है कि हमारे देश में ऐसे से भी लोग होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो सच्ची कहानी आपको सुनाने वाले हैं, दरअसल ये कहानी होता है जिला मुरैना का एक कस्बा लगता है बेलगाम। दरअसल वहां का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है मनोज कुमार शर्मा। जी हाँ, मनोज कुमार शर्मा आज के दौर में इतना बड़ा नाम हो चुका है, चाहे वह बॉलीवुड के किसी भी एक्टर को फोन करे, किसी भी हीरोइन को फोन करे, किसी भी एक्टर को फोन करे, सबको अगर कहे कि तुम्हें फलाना जगह आना है तो किसी भी हीरो, एक्टर, हीरोइन को मजाल नहीं कि उस लड़के की बात को टाल सके। दरअसल कहानी एक मनोज कुमार शर्मा की होती है जिसने 9वीं क्लास, 10वीं क्लास हो या 11वीं क्लास की परीक्षा हो, सारे परीक्षाओं में उन्होंने नकल करके चोरी की थी। काफी चोरी करके, ये पूरा नकल करके ही उन्होंने अपने लिखा था। कुछ बातें तो बोर्ड पे लिखवा दी जाती थी, या कुछ बातें तो रात में जो जग करके पर्चियां बनाती थी उससे वो लिखते थे। इन्हीं नकल के पर्चियों से वो परीक्षा दिया करते थे। ऐसे ही उनका मकसद होता है कि या तो चपरासी बन जाएंगे या फिर कहीं पे जाकर के वो कलर की नौकरी कर लेंगे। इसलिए उन्होंने हिंदी की टाइपिंग भी सीख लिया था और इंतजार कर रहा था कि 12वीं क्लास का एग्जाम जैसे ही हो जाएगा, 12वीं की परीक्षा देने के बाद उसके तो आगे की सफर, जो उनको क्लर्क बनना था, जैसे ही 12वीं का परीक्षा का समय नजदीक आता तो उसने एक ऐसा परीक्षा केंद्र ढूंढ लिया था जहां पर सबसे ज्यादा चोरी होती थी, सबसे ज्यादा नकल होता है। इसलिए बेफिक्र होता है, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा काम नहीं करता और खेती बाड़ी किया करता था, परिवार वालों के साथ हाथ बटाता था। उसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं होता है कि उसको 12वीं की जो परीक्षा थी उसके लिए, क्योंकि हर साल तो चोरी करके जैसे परीक्षा में लिखा करता था ऐसा ही 12वीं में हो जाएगा, ऐसा उसे लगता था। जब परीक्षा केंद्र पे नकल चल रही होती है तो उसी दौरान सबके सब स्टूडेंट जो होता है नकल से परीक्षा को पास करने की कोशिश करता है। इसी बीच उस परीक्षा केंद्र पे एक अधिकारी यानी एसडीएम आ जाता है। एसडीएम को नकल से बेहद नफरत होता है, इसलिए एसडीएम को बेहद गुस्सा आता है और उसी परीक्षा केंद्र पे पहुंचता जाने के बाद वहां प्रिंसिपल के रूम में बैठ जाता है। और प्रिंसिपल के रूम में बैठे हुए प्रिंसिपल ने थोड़ा इशारा कर दिया कि एसडीएम साहब यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद पूरे छात्रों को नकल करा देना, लेकिन एसडीएम के रहते हुए किसी को नकल मत कराना। ऐसा ना हो कि सेंटर जो है विवाद घोषित
हो जाए। कभी ये सेंटर जो है बन ही नहीं पाए। अब एसडीएम साहब ने पुख्ता इरादा बना लिया था कि आज यहाँ से उठना ही नहीं, यानी 3 घंटे तक परीक्षाएं चली। 3 घंटा तक एसडीएम साहब बैठे रहे और कोई भी छात्र छात्रा, कोई भी स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी नकल नहीं कर पाया। इसलिए उस विद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं होते हैं उस एसडीएम के कारण से सारे फेल हो जाते हैं। अब एसडीएम की वजह से जब वो फेल हो जाते हैं तो इस स्थिति में मनोज कुमार शर्मा नाम का जो लड़का होता है ये भी फेल हो जाते हैं 12वीं में। ये थोड़ा परेशान होते हैं, आखिरकार करे तो फिर क्या करे। इसी दौरान इन्होंने सोचा कि ठीक है, परिवार की हालत ज्यादा बढ़िया नहीं है, इसलिए इसका भाई जो होता है वह भी फेल हो जाता है। जो बड़ा भाई होता है ये लड़का खुद ये काम करते हैं कि एक जुगाड़ लगाते हैं। जो जुगाड़ जो है एक इंजन से, जैसे पानी वाला इंजन होता है, उससे लकड़ी का तैयार करके एक गाड़ी बनाई जाती है। उसका मकसद होता था कि एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर लोगों को लेकर के जाना, यात्रियों को जाना। अब इससे जो लड़के ने आवाज लगा था, यात्री जो आते थे, लेकिन उसी रोड के ऊपर कुछ बसें भी चलती थी। अब बसों की एक यूनियन होती थी, जो यूनियन में बाहुबली लोग होते हैं, जैसे ही अपना जुगाड़ से सवारी को लेके जाते थे, उन यूनियन वालों को ये चीज अच्छा नहीं लगा। एक दिन होता क्या है, दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और झगड़े की झूठ मूठ की कहानी बना ली जाती है पुलिस वाले से सेटिंग करके। उसका जो जुगाड़ होता है उसको छीन लिया जाता है, पुलिस इसको जब्त कर लेती है। तभी उस लड़के को याद आ जाता है कि हमारे यहाँ जो एसडीएम साहब आए थे वो बेहद ईमानदार है, मैं उनके पास जाता हूँ। अब एसडीएम साहब के पास ये लड़का पहुंचता है, पूरी कहानी बयां करता है। कहानी बताने के बाद एसडीएम साहब उस लड़के की मदद कर देते हैं। जो मदद कर देते हैं तो जो पुलिस वाले होते हैं वो कोई बोल ही नहीं पाता। जब बोल नहीं पाता है तो भी वो कहता है कि साहब मुझे आपके जैसा बनना है। जब आपके जैसा बनना है, जब ये बात आती है, फिर एसडीएम साहब कहते हैं और लड़का कहता है कि सर आपकी वजह से मैं फेल हो गया था, अगर मैं फेल नहीं होता तो कहीं कलर क्या चपरासी बन जाता, आपने मुझे फेल भी करा दिया। तभी उन्होंने कहा कि देखो, मेरे जैसे बनने के लिए तुम्हें पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, चीटिंग नहीं, नकल नहीं करनी होगी। अगर नकल तुम छोड़ दी तो हो सकता है कि तुम्हारे कामयाबी की चांस बढ़ जाए। बस इतनी सी बात सुनने के बाद उस लड़के के दिमाग में सारी बात घुस जाती है। पूरी ईमानदारी से काम करना है, यानी 12वीं क्लास के जब अगले साल एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, तो पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ वो मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद खूब सारी पढ़ाई करता है। 12वीं का परीक्षा होता है, 12th का एग्जाम जब होता है तो उस एसडीएम साहब के का तो वहां से ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उस सेंटर के ऊपर, उस परीक्षा केंद्र के ऊपर खूब जम करके फिर से नकल हो रही थी। जब नकल चल रही थी तो इसी बीच में वो जो लड़का, जो मनोज कुमार होता है, वो जब रिजल्ट आता है, पास होता है, तो उसके नंबर सबसे कम थे। बाकी बहुत सारे लड़के थे जो कि फर्स्ट डिवीजन से, प्रथम श्रेणी से पास होते, उससे भी ज्यादा कुछ लोगों को तो डी मार्क्स जो था, डिस्टिंक्शन मार्क्स, उतने मिले थे। अभी लड़के ने तो गांठ मान ली थी कि चोरी नहीं करना है। साथ ही ओम प्रकाश शर्मा इनके पिता होते हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होते हैं। उनको ईमानदारी का भूत सवाल था, किसी को एक पैसे की वो बेईमानी नहीं करते थे। उधर एसडीएम साहब के कहे हुए मंत्र यानी चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, पिताजी का ज्ञान और साथ ही एसडीएम का दिया हुआ ज्ञान जो था, इसे मनोज कुमार शर्मा के दिमाग में घुस जाता है। इसने सोच लिया कि अब मुझे कुछ नया करना है। इधर ईमानदारी के लिए सस्पेंड हो जाते हैं पिताजी और घर में खाने पे भी लाले पड़ जाते हैं। अब ये सोच रहा है कि हम करें तो फिर क्या करें। अपने परिवार में ये बताते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं, मैं एसडीएम बनना चाहते हैं, मुझे पढ़ाई करना है। आप उसके दादी के पास जो जमा पूंजी होता है वो उसको लेकर के वो सीधा ग्वालियर चला जाता है। और जब ग्वालियर में जाकर के तैयारी करना शुरू करता है तो रास्ते में ही पता चलता है जो दादी ने जमा पूंजी के जो पैसे थे वो तो रास्ते में ही चोरी हो गए। आप करे तो करे क्या। अब इस लड़के के पास खाने कमाने का कोई जरिया नहीं होता है, घर वाले पैसे देने की स्थिति में नहीं होते हैं, इसीलिए फिर करे तो करे क्या। तो ग्वालियर के भीतर रतन कॉलोनी है, रतन कॉलोनी के अलग अलग दरवाजों को खटखटाता है। वहां जाने के बाद कहता है कि अपने बच्चों को मुझे ट्यूशन अब पढ़वा लीजिए। जब ट्यूशन की बात आती है तो कुछ लोग तैयार भी हो जाते हैं। अब तैयार जब हो जाते हैं तो ये 2-3 विषय ऐसे थे, जैसे हिंदी हो गए या फिर सामाजिक विज्ञान हो गया या बाकी जो बाकी सब्जेक्ट थे, जैसे गणित, साइंस हो गई, अंग्रेजी हो गई, ये सब तो अच्छे से आते नहीं थे, तो कुछ लोग तैयार भी नहीं हुए। लेकिन जो ट्यूशन पढ़ाने वाली जो नीति थी उसमें पूरी तरीके से फेल हो जाता है। अब इसने एक नौकरी की तलाश में फिर से जुट जाता है। आखिरकार कोशिश करने के बाद, काफी कोशिश करने के बाद मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा ग्वालियर में इसे नौकरी मिल जाता है। यानी एक लाइब्रेरी होती है, उसमें इसे नौकरी मिल जाता है, 350 रुपया का महीना नौकरी, साथ वहां पर रहने का इंतजाम भी हो जाता है। अब इस लाइब्रेरी के अंदर दरअसल एक खास बात होती है, ग्वालियर की लाइब्रेरी में प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर कवि सम्मेलन होता था। और कवि सम्मेलन होने के साथ साथ ही यहाँ पर जब कवि आते थे तो अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने लिखे हुए जो काव्य होते हैं उनको सुनाया करते थे। एक दिन होता क्या है, कवि सम्मेलन के भीतर एक कवि छूट जाते हैं, दरअसल उनकी बस छूट जाती है, तो उन्हें इस लाइब्रेरी में उन्हें रुकने का इंतजाम किया जाता है कि दरअसल तुम यहीं रुक जाओ। अब उस लाइब्रेरी के भीतर मनोज कुमार शर्मा जो होते हैं, जो लड़का मनोज कुमार शर्मा, वही उसी लाइब्रेरी में रहते थे। उनके 2-3 काम थे, या तो साफ सफाई होता था, जो भी पढ़ने लोग आते थे उसके लिए किताबों का इंतजाम करना पड़ता था, और जो भी आता था उसको अखबार भी सामने देना पड़ता था। इस तरह के कामकाज लाइब्रेरी में होता था। यहाँ पे जो कवि सम्मेलन के बाद जो कवि होते हैं वो रुकते हैं, ठहरने के बाद
जब दिन निकलता है, मैं नहाने के लिए कहते हैं कि जब भाई तुम्हारे पास वो कोई कोई साबुन है, मतलब तो वो कहता है कि साबुन है मेरे पास। तो पूछते हैं कि तुम नहाते नहीं हो? तो कहता है कि साहब मैं, तो वो उनको क्या पता कि तो फिर वो तेल है, तेल के लिए भी मना कर दिया। नहाने नहाने धोने के जो भी सारे सामान तो जरूरत है की चीज होता है, जो कंघा बाल काटने के लिए होता है, कहा मैं साहब नहाता भी नहीं हूँ, बाल काटने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। तो पूछते हैं ऐसा क्यों? तो कहता है कि मैं 100% फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर करता हूं। जब बात पढ़ाई की आती है तो उस कवि ने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत जगह मैं गया हूं, आया हूं, लेकिन मैंने कभी कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा, किसी ऐसे विद्यार्थी को नहीं देखा जो अपने नहाने धोने की भी फिक्र नहीं करता, जिसने अभी तक आज तक शीशे में चेहरा भी नहीं देखा, वो सिर्फ पढ़ाई पे इतना ध्यान देता है। मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। जैसे वो ऐसा कहते हैं बड़े आदमी बनोगे, उस लड़के को बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि वो बड़ा आदमी बनने के लिए ही अपने कस्बे से, अपने गांव से शहर आया था। इसी बीच में एक अखबार में सूचना आती है कि जो एमपीपीएससी होती है, यानी उसके ऊपर 3 साल के मूल्यांकन के ऊपर रोक लग जाती है। अब उस मध्य प्रदेश के भीतर एमपीपीएससी का एग्जाम अगले 3 साल तक नहीं होगा, और इस लड़के के जितनी भी अरमान थे उसके ऊपर पानी फिर जाता है। वो सोचता है कि मैं अब कभी एसडीएम बन ही नहीं पाऊंगा। इसी दौरान कोई कहता है कि एमपीपीएससी से के अलावा भी यूपीएससी का एग्जाम होता है, जो इससे भी बड़ा एग्जाम होता है। जैसे यूपीएससी यूपीपीएस का एग्जाम होता है, जैसे अलग अलग प्रदेशों के भीतर पीसीएस का एग्जाम होता है, बीपीएससी का जैसे होता है बिहार में, इससे बड़े एग्जाम होता है यूपीएससी, इससे बड़े ऑफिसर बनते हैं। जैसे नहीं, ये लड़का बात सुना था, पूछा इसके लिए तैयारी क्या हाँ होता है, तो इसके लिए बताया गया इसकी तैयारी दिल्ली में होती है, दिल्ली के मुखर्जी नगर में। अभी लड़का सोचा अब मुझे यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से सीधा दिल्ली जाना है, मुखर्जी नगर जाना है। लेकिन इसके पास ना तो कपड़े होते हैं, ना इसके पास किताबें होती है, ना इसके पास खाने पीने के सब पैसे भी होते हैं। अब दिल्ली ये लड़का आ जाता है, दिल्ली जाने के बाद अलग अलग जगहों के ऊपर कई दिनों तक भूखा भी रहता है, और किसी तरीके से दिल्ली पहुंच तो जाता है। वहां जाने के बाद जो है कभी किसी का टॉयलेट साफ करता है, कभी साफ सफाई कहीं कर रहा है, कभी झाड़ू लगा रहा है, कभी चपरासी का भी काम मिल गया। ऐसे ही लगातार हफ्ते दर हफ्ते बीतते जाते हैं, और मुखर्जी के नगर में इस लड़के को पढ़ना अपना शुरुआत कर देता है। कोशिश करने के बाद स्कूल लाइब्रेरी में फिर से नौकरी मिल जाती है, और लाइब्रेरी में रहते रहते अपनी पढ़ाई भी कर रहा होता है। पढ़ाई करते करते अपना काम चल रहा था। इसी दौरान चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एमपीपीएससीएस का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्जाम, वो एमपीपीसीएस का एग्जाम तो रुक गया था, लेकिन यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या अन्य प्रदेश का जो एग्जाम हो बीपीएससी, ये मौका पाते ही एग्जाम देने लगता है। अब लाइब्रेरी के भीतर नौकरी करता है। एक दिन इसको ये बात कहा जाता है कि तुम ये जो रद्दी है, इस रद्दी को तुम बेच करके आओ। जैसे वो रद्दी को बेच करके आता है तो रद्दी बिकती है 4800 रुपए के। अब रद्दी 4800 रुपए के जब बिक जाती है, तो जो उसका मैनेजर होता है, संचालक जो होता है लाइब्रेरी का, उसने कहा पिछले साल जो रद्दी बिकी थी वो बिकी थी 6000 के, तुम बेच करके आए हो 4800 रुपए की, यानी तुमने 1200 रुपए का घोटाला किया, चोरी किया। अब इस बात पे इसे काफी गुस्सा था। उसने कहा कि मैं चीटिंग तो करता ही नहीं हूँ, मैंने चीटिंग बिल्कुल तरह से छोड़ दिया, मैंने अपने पिता से सिखाया ईमानदारी से कैसे काम किया जाता है। उस लाइब्रेरी की एकमात्र चांस था, वहां रहना भी होता था, करीब 400 रुपए महीने भी मिलते थे उस लाइब्रेरी के भीतर, साथ ही रहने का खाने का इंतजाम था। उसकी नौकरी भी तब वो छोड़ के चला जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में वो लड़का करे भी तो क्या करे। जिस जगह के ऊपर ये कोचिंग लेने के लिए जाया करता था, वहां पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है श्रद्धा जोशी, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाली होते हैं, जिसके माता और पिता दोनों शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं। एक बार इस लड़की के जब 12th का एग्जाम होता है, तो इस लड़के ने 12th का जो एग्जाम था, उस 12th के एग्जाम में उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा के भीतर इसके पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर 13वां रैंक आया था, 13वां स्थान आया था। जब 13वां स्थान आता है तो ये लड़की आगे जाकर के डॉक्टर बनना चाहती थी, हरिद्वार में डॉक्टर की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान एक महिला जली हुई हालत में आती है, और उस महिला का वो इलाज कर रही थी, क्योंकि ये डॉक्टर तब तक बन चुकी थी। अब जैसे वो इलाज चल रहा था, श्रद्धा जोशी इलाज कर रही थी, तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की तुम जली कैसे थी, क्योंकि पूरी गंभीर रूप से वो जल चुकी थी, वो बोलने की स्थिति में नहीं होती। लेकिन उसके परिवार के लोगों ने बताया कि घर में कोई था नहीं, और ये स्टोव फट गया था, इसकी वजह से ये जल गई थी। श्रद्धा जोशी को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इस महिला को ये जली नहीं थी, बल्कि इसको जलाया गया, और ये दहेज का मामला है। शायद दहेज के लिए वो मदद करना चाहते थे, और श्रद्धा ने यहीं से कोशिश की कि अब वो इस डॉक्टर की जो लाइन है पूरी तरह से इसको छोड़ करके वो अभी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अब मुखर्जी नगर जाएगी। और अपने मम्मी पापा जो शिक्षक होते हैं उनसे काफी रिक्वेस्ट करती है, उनके मम्मी पापा भी इजाजत दे देते हैं श्रद्धा को। उस लड़की को थोड़ी हिंदी कमजोर होती है, जिस दृष्टि कोचिंग सेंटर के भीतर वो पढ़ाई करने जाती है, उसी दृष्टि कोचिंग सेंटर में एक मैडम से पूछती है कि मैं थोड़ी सी तंग हालत है हमारी हिंदी में, तो मैं कैसे क्या करूं। तभी वो मैडम कहती है कि इस कोचिंग सेंटर में, इंस्टीट्यूट में एक लड़का आता है मनोज कुमार शर्मा, तुम्हें उनसे मदद लेनी चाहिए। जैसे वो मनोज कुमार के शर्मा के पास पहली बार हो जाती है, तो मनोज कुमार शर्मा तब तक
प्री एग्जाम निकाल चुके थे और मेंस की बारी थी। और जैसे इस श्रद्धा जोशी ने उस लड़के को देखा तो देख करके काफी हैरान रह जाते कि उस लड़के की हालत बहुत ज्यादा बद से बदतर होती है। पता चलता है कि लाइब्रेरी में काम करता है, उस लाइब्रेरी के भीतर, हालांकि नौकरी तब तक चली जाती है, उसके बाद जो है सो चक्की के ऊपर काम कर, आटा पीसने का काम करने लगा था, गेहूं मकई का। और उसके डेडिकेशन से उस लड़की इतना खुश हो जाती है, जो मनोज कुमार लड़का होता है, उस लड़की को इस लड़की से कहीं ना कहीं प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, लेकिन लड़की साफ इस बात से इनकार कर देती है। लड़की कहती है मैं इनका प्यार व्यार नहीं करती हूँ, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, तुम्हें भी पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। तब वो लड़का कहता है कि तुम प्यार मत करो, ठीक है, दोस्ती तो कर ही लो। अब ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसकी परिवार की स्थिति के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी लड़की, आखिर ये करता क्या। एक बार रात का समय होता है, रहती थी मुखर्जी नगर में, लड़का रहता था मनोज कुमार शर्मा, पास में एक नेहरू विहार कॉलोनी होती है, वहां पर दोनों के बीच में कॉलोनी के बीच में 700-800 यानी 1 किलोमीटर का कम का समय होता है। रात में दरअसल में वो टहल रही होती है, इसीलिए बीच में मनोज कुमार शर्मा एक कुत्ते को टहला रहा था। और जैसे इस कुत्ते को टहला रहा था, इसी बीच में श्रद्धा जोशी की जब नजर मनोज कुमार शर्मा पे पड़ती है तो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो तब उसे लगता है कि वो जो कुत्ते को टहलाता था, तो प्रत्येक कुत्ते के हिसाब से उसको 400 रुपये महीने मिलते थे। दरअसल उसको टहलाने के बाद उसको पोटी वगैरह जो करानी होती थी। अब इस बात के जब उसे लगा मनोज कुमार शर्मा को कि उसे प्यार करता था, उसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहता था, कि श्रद्धा जोशी को जैसे ही पता चलेगा कि वो करता क्या है, तो श्रद्धा जोशी शायद उससे दोस्ती भी तोड़ लेगी, खत्म कर लेगी। लेकिन श्रद्धा जोशी को जब ये बात पता चलती है तो उसने इस बात की अप्रिशिएट किया, उसकी हिम्मत की दाद दी, तारीफें की कि तुम्हारे घर से कोई मदद नहीं मिलती, उसके बावजूद भी तुम इतने अच्छे पढ़ाई करते हो, ठीक है। पूरे महीने के हिसाब से 5 कुत्तों को टहलाता था। अब श्रद्धा जोशी ने उसका मदद करना शुरू कर दिया कि तुम परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारे साथ कुत्ते टहलाऊंगी। यानी जो खाली समय होता था घूमने के हिसाब से, तो श्रद्धा जोशी भी उसके मदद करने लगती है। अब दोनों मिलकर के अब ये काम करने लगते हैं। इसी दौरान उसका एक सेकेंड जो अटेम्प्ट होता है यूपीएससी का, मेंस का एग्जाम होना था, भोपाल में परीक्षा चल रही थी। अंग्रेजी में थोड़ा मनोज कुमार शर्मा कमजोर होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि टेररिज्म इन इंडिया, उनपे ऐसे लिखना था। इन्होंने समझा टूरिज्म इन इंडिया यानी भारत में पर्यटन और भारत में आतंकवाद। जो भारत में पर्यटन सवाल पूछा गया था, वो समझ गया भारत में आतंकवाद, और इसने गलत एक क्वेश्चन से होता है गलत आंसर दिया। इसने समझा कि भारत में शायद आतंकवाद के ऊपर सवाल पूछा गया है, जबकि था भारत में पर्यटन के ऊपर। लगातार वो लिखता चला गया, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर उसे बहुत अच्छे से आता था। जिस एग्जामिनर ने उसको पढ़ा होगा, तो इसको पढ़ने के बाद उसे फेल कर दिया। श्रद्धा ने पूछा तुमने कौन कौन से क्वेश्चन किए, उसने कहा कि मैं ये क्वेश्चन किया। जब बात टेररिज्म और टूरिज्म की आती है, तो श्रद्धा कहती है कि टूरिज्म के बारे में पूछा गया था, टेररिज्म के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था। अब ये थोड़ा परेशान हो जाता है, मजबूरी में आकर के अपना यूपीएससी की तैयारी कर ही रहा था, साथ ही आटा चक्की पे काम कर रहा था उस दौरान। इसी दौरान इसकी मुलाकात होती है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर से। जो भी स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले होंगे, आइए जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, डॉक्टर विकास दिव्य सर को हर हाल में उन जानते होंगे, पहचानते होंगे। एक बार कहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान ये इलाहाबाद में होते हैं, इलाहाबाद में पढ़ाने के लिए गए थे। इसी दौरान ये स्टूडेंट भी वहां पर मिल जाता है। जैसे स्टूडेंट वो मिलता है तो कहता है कि सर मैं आपके साथ दिल्ली चलूंगा। और जब बात दिल्ली चलने की आती है, उन्हें ऐसा लगने लगता है डॉक्टर विकास को कि खामखा ये लड़का मेरे पीछे पड़ गया, कुछ लेना देना नहीं है। तो उन्होंने फिर सोचा कि मुझे ट्रेन में जाना है, कौन सा ट्रेन मेरे ऊपर जाएगी, बल्कि मैं ट्रेन के भीतर जाऊंगा तो कितने सारे ऐसे छात्र होंगे, तो चलिए इधर आसपास कहीं बैठ जाएगा। लेकिन उधर मनोज कुमार शर्मा को लगता है शायद डॉक्टर विकास सर के मेरे पास आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो साथ में जरूर दिल्ली जाता है, लेकिन उनके साथ नहीं जाता और चुपके से आराम से वहां से निकल जाता है। समय के साथ ऐसी कहानी आगे बढ़ रही थी, और इसके पास अब आखिरी अटेम्प्ट होता है यूपीएससी के। और इसने मेंस का एग्जाम प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, अब इंटरव्यू का लास्ट ऑप्शन होता है। इसके जीवन में अच्छी पढ़ी लिखी लड़की भी आ गई थी, जिसके यूपी बोर्ड के परीक्षा के भीतर 13वां रैंक आता है, 13वां स्थान आता है। उसी साथ साथ 2005 में एक एग्जाम क्लियर हो जाता है उत्तराखंड पीसीएस का, और उसमें पूरे उत्तराखंड को टॉप करती है। और ये लड़का, इसके पास आखिरी अटेम्प्ट होता है, आखिरी चांस होता है, इसका इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू के दौरान इसका सवाल पूछा जाता है, 12वीं क्लास में फेल क्यों हुए। इससे पूछा जाता है कि तुम्हें अंग्रेजी में इतने कमजोर क्यों है और कुछ कर नहीं पाओगे। इसने काफी खूबसूरती से जब ये जवाब दिया, जवाब देने के बाद पैनल को ये बात पसंद आ जाती है, इंटरव्यू पैनल को। तो साल 2005 में इस लड़के का यूपीएससी के लिए सिलेक्शन हो जाता है। जब यूपीएससी के लिए सिलेक्शन होता है, यानी वो आईपीएस मनोज कुमार शर्मा बन जाते हैं। अब वर्दी होती है आईपीएस ऑफिसर का। अब उस इलाके के रहने वाला, जहां से डकैत आते थे, डकैत निकलते थे, वहां से एक आईपीएस ऑफिसर निकलता है। महाराष्ट्र का पहली बार कैडर मिलता है। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर, देश के अलग अलग हिस्सों में, या नक्सलवाद हो, कुछ भी हो, वहां जाके ड्यूटी की, सीआरपीएफ के अंदर एक बड़े पद पे रहे। इसी बीच में ये सब कुछ जिंदगी में
अच्छा चल रहा था और इनके एक दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है अनुराग पाठक। दरअसल इनकी पढ़ाई के भीतर अनुराग पाठक का भी विशेष रोल रहा था, विशेष अहमियत रही है। तो आज के दौर में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर होते हैं अनुराग पाठक, उन्होंने साल 2019 में इनसे बातचीत करते हुए मनोज कुमार से कहा कि मनोज कुमार क्यों ना तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई एक किताब लिखो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो। कहते हैं ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने जो संघर्ष किया था उसको किताब के में दिया और किताब लिख दिया, और किताब का टाइटल था 12th फेल हार नहीं मानूंगा। इसी बीच जो किसी भी किताब को जब इंप्रेशन बढ़ाने के लिए अगर कोई देश के जाने पहचाने चेहरे हो, अगर उनकी कोटेशन लिखी हुई होती है तो उससे थोड़ा और वजन बढ़ जाता है इस किताब का। कि सचिन तेंदुलकर ने भी अपना कोटेशन दिया, राजकुमार हिरानी जी भी ने 3 इडियट्स, मुन्ने भाई एमबीबीएस जैसे जो फिल्म बनाए, सुनील गावस्कर जो भारतीय क्रिकेटर भी रहे, मनोज बाजपेयी जो कि बड़े फिल्म स्टार हैं, अनुराग कश्यप जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे फिल्में बनाई है, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बड़े दिग्गज लोग, उनके कोटेशन थे। इन्होंने फोन किया विनोद चोपड़ा को, कहा कि सर आप एक किताब है मेरी जो कि अनुराग पाठक के मेरे दोस्त खास दोस्त है, उन्होंने किताब लिखी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप एक बार किताब को पढ़ लीजिए और अपनी कोटेशन दे दीजिए। जैसे विनोद चोपड़ा ने किताब को पढ़ना शुरू किया, वो 170 पेज की किताब होती है, उस 170 पेज की किताब को जैसे जैसे पन्ने आगे पलटते हैं, वो बार बार इनको कॉल कर रहे थे, यानी आईपीएस मनोज कुमार शर्मा को, और कह रहे थे कि ये तो बहुत ही शानदार कहानी है, तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई बहुत अच्छे अच्छे किस्से भी हैं, मैं इसके ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ। जब बात फिल्म बनाने की आती है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, मैं इस फिल्म को बनाऊंगा जरूर, यदि मैं आखिरी यानी कि लास्ट तक भी यह महसूस हो गया कि मेरी फिल्म बनी हुई बेकार जाएगी, पब्लिक को पसंद नहीं आएगी, तो बनी बनी फिल्म को वहीं के वहीं रोक दूंगा। तभी मनोज कुमार शर्मा जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं कहते हैं कि सर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं आपकी इस बात को मानने को तैयार हूं, आप फिल्म पर काम कर सकते हैं। उन्होंने फिल्म बनाई। उधर 2007 में जो इनकी पत्नी होती है यानी श्रद्धा जोशी, जो कि पहले तो उत्तराखंड के पीसीएस ऑफिसर बन जाती है, बाद में वो आईआरएस के लिए चुनी जाती है, यानी भारतीय राजस्व सेवा के लिए, जो कि वित्त मंत्रालय के लिए काम करता है। और दोनों पति पत्नी यानी श्रद्धा जोशी और मनोज कुमार शर्मा की पोस्टिंग महाराष्ट्र में हो जाती है। कुल मिलाकर के कहे तो विनोद चोपड़ा जो फिल्म के डायरेक्टर होते हैं, जिन्होंने कई अच्छी बड़े बड़े फिल्में भी बनाई है, चाहे वो 3 इडियट्स हो या फिर मुन्ना भाई एमबीबीएस हो, जिसके भीतर उन्होंने डायरेक्ट किया। वो फिल्म बनाते हैं 23 अक्टूबर 2023 को भारतीय सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज होती है। फिल्म का नाम रखा जाता है 12th फेल। और जैसे ही सिनेमाघरों में ये फिल्म आती है, उस आईपीएस ऑफिसर की जिस व्यक्ति ने ये फिल्म देखी है, वो व्यक्ति सिर्फ इस ऑफिसर की तारीफ करते हुए थकता नहीं है, और ये देख करके कि सच में वाकई जो अपने जीवन में किताबों से जरा सा भी प्यार करता है, जिसे कुछ बनना है, तो मैं भी अपने आपको हम ये कहना चाहेंगे 12th फेल मूवी हर हाल में सबको देखना चाहिए, और ऐसे परिवारों को भी देखना चाहिए जो अपने बच्चों को वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ताकि उनके जीवन में उनके बच्चे जो है छोटे छोटे दिक्कतों से जब हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो दरअसल वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन मनोज कुमार शर्मा के पास कुछ होता ही नहीं है। और एक और खास आदत होती है मनोज कुमार शर्मा की, इसे लिखने की भी आदत थी। डायरी के पन्ने दर पन्ने जो ये भरता भी रहता था एक इंटरव्यू के दौरान। ये आईपीएस ऑफिसर जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर मुंबई होते हैं, इनका कहना था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए मैं जो है सो कुछ खोने की फिक्र ही नहीं करता हूँ। इन्होंने जीवन में 3 चीजों के बारे में काफी अहम बातें कहते हैं। इनका जो मानना है, पहला भूख, जिससे काफी जम करके लड़ाई लड़े और उससे जीत जाते हैं, और खाना पीना इनको मिलने लगता है। जब यूपीएससी करने के बाद आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं तो अच्छा खाना भी मिलने लगता है। दूसरा प्रेम, श्रद्धा जोशी से मोहब्बत होता है तो उसको भी पा लेते हैं प्यार। और तीसरी, ये फिल्म पब्लिक के सामने आती है तो पब्लिक ढेर सारी खूब सारा भर भर के इनको सम्मान देती है, प्यार देती है, इनको सम्मान मिलने लगता है। ऐसे व्यक्ति को पूरा देश कहीं ना कहीं सैल्यूट करता है। हम भी इनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने टॉयलेट भी साफ किया, कुत्तों को टहलाया, लाइब्रेरी में काम किया, चपरासी भी बने, और न जाने क्या क्या किया, कभी हिम्मत नहीं हारी। और ऐसे व्यक्ति से हम सबको सीख लेनी चाहिए। पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपका जागरूक करना था, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें, और इस कहानी के माध्यम से आप इसको कैसे देखते हैं जरूर अपने राय में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।